and then we will move on to various types of the streams, uh, various types of the rivers or the streams, and then if time permits, how to find out the runoff or the discharges through the streams or the rivers. To that we will move. Hydrograph is a very simple and a very easy concept. It is a graph or a plot of the discharge, okay, in a stream, plotted against time chronologically. And just one word I will add: at one place, at a particular location. So it is a plot or a graph of the discharge in a stream plotted against time chronologically at a particular location, एक जगह के ऊपर में। जैसे ये आपके स्क्रीन के ऊपर में लेफ्ट साइड में ऐसे ही आपको समझने के लिए एक स्ट्रीम बताया मैंने, और उसके दोनों साइड में रीजेस वगैरह एज यूजुअल है, और राइट साइड में हाइड्रोग्राफ है। तो ये जो इमेज है, इसके बॉटम में जो मेरा कर्सर है, ओके, सो दैट यू कैन से इज ए पर्टिकुलर लोकेशन, इज ए पर्टिकुलर स्पॉट, है ना। ये डेफिनेशन में हमने पर्टिकुलर लोकेशन करके बोला। तो ये जगह के ऊपर में नदी में, ये जो भी स्ट्रीम है, बड़ी नदी नाला जो भी है, ये नदी में जो डिस्चार्ज है, यदि ये हमने, इफ वी मेजर दिस डिस्चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम मीन्स जैसे कि कल सुबह 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक के, दैट यू कैन से 24 आवर्स टाइम, एवरी आवर, हर घंटे में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ऐसे दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के, फॉर द 24 आवर्स, if we have some equipment to measure the discharge at this location, and if we plot a graph between the time and the discharge cubic meter per second, it's very simple. Such graph is called as the hydrograph. I think everybody of you must have understood a very easy concept of hydrograph. Okay, on x axis the time is plotted, जैसे मैंने बताया, सुबह 6 बजे से 6, 7, 8, 9, 10, दूसरे दिन 6 बजे तक के 24 आवर्स। और फॉर एवरी आवर व्हाट इज द डिस्चार्ज, हर आवर में कितना नदी में पानी है ना। डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकंड कैसा गिनते हैं हम आगे में देखते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भाई आपके पास में हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दे दिया, किसी गौरव को बैठा दिया, रतन को बैठाया, या और हमारे बाकी जो फ्रेंड्स है उनको यहाँ पे ड्यूटी लगा दिया कि चल भाई चल डिस्चार्ज गिन। उसके पास में एक इक्विपमेंट दे दिया इलेक्ट्रॉनिक, एंड ही इज मेजरिंग द डिस्चार्ज। सो फॉर एवरी आवर, जैसे टेम्परेचर हम गिनते हैं थर्मामीटर से, वैसे हर घंटे का डिस्चार्ज गिना और उसका प्लॉट किया, तो हमें ऐसा ध्यान में आएगा कि एक तो नदी में का पानी बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, या एक जैसा है। ये तो हाइड्रोग्राफ मैंने आपको जो बताया, ये तो फ्लड हाइड्रोग्राफ है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि फ्रॉम लेफ्ट साइड इफ यू सी, इन द बिगिनिंग द वेरी कांस्टेंट डिस्चार्ज इज देयर। ये हाइड्रोग्राफ कैसा पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत इजी है। जैसे बाई तरफ से देखा तो ये डिस्चार्ज नदी में का कांस्टेंट है अप टू सर्टेन टाइम, some 2-3 hours the discharge is constant, and later on the discharge is increasing, है ना। जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे ब्लू पोर्शन में है राइजिंग लिम करके लिखा है, ये आगे में और पढ़ेंगे हम। ये these are all the components of the hydrograph: rising limb, recession और द ड्रॉपिंग limb एक्सेट्रा वगैरह। अभी कुछ दिमाग को तकलीफ मत दो, अभी सिर्फ ग्राफ समझो। तो ये डिस्चार्ज बढ़ते जा रहा है ना, ग्राफ है, प्लॉट हमने टाइम के साथ में डिस्चार्ज को प्लॉट किया, और धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये नदी में पानी आया है कहीं से तो भी, ये जो नदी है इसका डिस्चार्ज बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, द वाटर इज एंड वाटर हैज एंटर्ड इनटू दिस रिवर। कहाँ से आएगा नदी में पानी, तो नेचुरली प्रेसिपिटेशन से। तो दिस रन ऑफ इज रिलेटेड विद द रेनफॉल, ओके। जैसे यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेगा अभी ड्यूरेशन ऑफ द एक्सेस प्रेसिपिटेशन, अगेन ड्यूरेशन इज देयर। सो ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस प्रेसिपिटेशन, यानी इस पर से आप बोल सकते हैं कि ये यदि ग्राफ आपने देखा, आगे में हम और पढ़ते ही जाएंगे, समझते जाएंगे। सो हाइड्रोग्राफ, अभी तक के आपके ध्यान में है कि व्हाट इज हाइड्रोग्राफ। अगेन
There are very nice two sketches I have shown. These are also given in your notes also. Then on x-axis time is there, on y-axis flow or the discharge. This may be for the hourly basis, या आवरली बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे अभी अपन ने बोला. ये डेली बेसिस पे भी हो सकता है ना, कि आज की तारीख है, समझो 4 तारीख है, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, फॉर एवरी डे, हर 24 घंटे का ऐड किया हमने तो एक दिन का मिलेगा, 7 दिन का ऐड किया तो हर हफ्ते का मिलेगा. सो दिस ग्राफ कैन बी ऑफ द वीकली ऑल्सो. If we add for the 4 weeks or for that month, this graph can be of monthly also. That is discharge against the month. है ना, January, February, March, April, May, June, July, etc. Okay, I think you are all getting what I mean to say. और if we add the months, 12 महीने का डिस्चार्ज यदि हमने ऐड किया तो दिस ग्राफ कैन बी ऑफ ईयरली, साल का भी हो सकता है ना. कुछ 2000, 2000, 2001, 2002, 2003. Okay, again a graph between the discharge, that is cubic meter per second on the y-axis, and time on x-axis. Maybe time may be hour, time may be day, time may be week, time may be month, time may be year. On y-axis discharge corresponding to that. Okay, so this is called as, this simple is called as the hydrograph. Okay, so now the next, the concept must inculcate in your mind. If you have any confusion, please go through the notes again and again, or please go through this our video lectures. So depending upon the unit time of involved, okay, again unit time यानी unit of time I mean to say, depending upon unit of time involved, this hydrograph is classified as annual hydrograph, यानी पूरे साल का. है ना, मैंने बताया कि 2000, 2001, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 2021, पिछले 50 साल का भी निकाल सकते हैं यदि हमारे पास में वो लोकेशन के डिस्चार्ज है तो. है ना, ये हमारे हाइड्रोग्राफ का आखिरी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफ बिटवीन द डिस्चार्ज टाइम at a particular location, that is the hydrograph. Okay, now if we don't have any arrangement to measure the discharge at a particular location, then how to find it out, ये हम आगे में पढ़ेंगे, लेकिन हाइड्रोग्राफ का मतलब ये हम पक्का ध्यान में रखेंगे. So depending upon the unit of time, these are classified as annual hydrographs. That is, annual means yearly hydrograph. This can be monthly hydrograph. एक साल के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेट्रा, ऐसे मंथली भी रहेगा. दिस कैन बी सीजनल, है ना, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, इसका भी हाइड्रोग्राफ रह सकता है. या एखादा इंडिविजुअल हाइड्रोग्राफ, इंडिविजुअल है पर्टिकुलर टू सर्टन रेनफॉल. है ना, यहाँ पे जैसा आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा है कि कोई पिछले 24 घंटे के लिए या पिछले 48 घंटे के लिए, पिछले 2 दिन 3 दिन में, जैसे हमारे एरिया में अभी बारिश कंटिन्यूस आ रही है 2-3 दिन की, जिसको हम जड़ बोलते हैं. तो ऐसी यदि कांस्टेंट रेनफॉल इज देयर, सो ड्यू टू दैट रेनफॉल आल्सो फ्लड्स विल बी क्रिएटेड. है ना, maximum rainfall, more floods. So corresponding to that rainfall, again a hydrograph can be plotted. Okay, so that is called as the flood hydrograph. है ना? So on your screen you can see on the top a typical flood hydrograph is there, and at the bottom it may be hydrograph annual, it may be monthly hydrograph, or it can be seasonal hydrograph depending on the time discharge is there, which is the cubic meter per second or cubic meter per hour, per day, per month, etc., etc. Okay, so this is a very simple concept of the hydrograph. Just we will see one by one what does they describe. Annual hydrographs showing variation of daily, weekly or 10 daily means flows over the year. पूरे साल के लिए आइदर डेली, एक दो हर महीने के 1, 2, 3, 4, वीकली हफ्ते की, या 10 डेज, ऐसे आप 10 दिन के लिए मीन फ्लोज फॉर द होल ईयर वी कैन प्लॉट. दैट इज कॉल्ड एज द एनुअल हाइड्रोग्राफ.
Monthly hydrograph showing the variation of daily means flows over a month. Seasonal hydrograph showing the variation of discharge in a particular season, such as monsoon season or the dry season. Okay, and again, though with for us it is important, but which is not different than all these hydrograph, is the flood hydrograph or the hydrograph due to a particular rainfall or storm. Okay, hydrograph due to a storm representing stream flow due to storm over a catchment. Very simple. Again, the rainfall, the hydrograph due to a particular rainfall लेने particular rainfall लेने means for that particular period. जैसे पिछले 4 दिन से बारिश आ रही है, तो ये 4 दिन के लिए रेनफॉल हमने नोट किया कहीं तो भी, और रन ऑफ भी नोट किया, और रन ऑफ वर्सेस टाइम प्लॉट किया, तो दैट यू कैन से इज ए टिपिकल फ्लड हाइड्रोग्राफ फॉर दैट रेनफॉल, है ना, क्यों, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दैट रन ऑफ ड्यू टू द रेनफॉल. what are the we being engineer we want some shortcut methods. हम धीरे धीरे इसको कैसे हमें मिलेगा डायरेक्ट रेनफॉल से बिना जगह पे गिनते हुए, इसके तरफ जा रहे हैं with the help of all these hydrographs. So this is the called as the flood hydrograph, which is also called as the storm hydrograph. Okay, a storm hydrograph भी बोलते हैं उसको कभी कभी. So hydrograph, annual and seasonal hydrographs are of use in calculating the surface water potential of the stream. Annual and the seasonal hydrographs ये क्या काम देंगे हमको कि भाई वो नदी में कितना पानी बहता है, वो नदी में कितना पानी है या नहीं है. रिजर्वायर स्टडीज, एखादा डैम बनाना है तो उसके लिए हमें ये हाइड्रोग्राफ काम देंगे. ड्रॉट स्टडीज, एखादे एरिया में अकाल आता है, ड्रॉट बोलते हैं, फैमिन भी बोलते हैं उसको, दुष्काल, तो वहां पे कैसे हम पानी सप्लाई कर सकते हैं. So flood hydrographs are essential in analyzing stream characteristics associated with floods. Again, फ्लड से जो भी नुकसान होता है बाद में, वो यदि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो वो फ्लड हाइड्रोग्राफ को एनालाइज करके आगे आगे हम पढ़ने ही वाले हैं. फ्लड ये कंसेप्ट आपके आंखों के सामने है कि पानी कैसा नदी के बाहर जाता है, तो उसके हाइड्रोग्राफ यदि हमें मालूम है तो कितना पानी स्पिल ओवर हो सकता है, कितना लोग नदी के या कितना एरिया जल स्तर के नीचे जाएगा, वो भी हम हाइड्रोग्राफ से पता कर सकते हैं. एक नया अपने लिए लेकिन एक यूजफुल कंसेप्ट है वाटर ईयर करके. एंड ऑल दीज आर अगेन स्मॉल डेफिनेशंस which are useful for you, not only for this but for your MCQs also. So water year है, तो water year in annual run of studies, जब हम साल का रन ऑफ पढ़ाई करते हैं, it is advantageous to consider a water year, है ना, instead of considering our regular year January to December, it is better to consider the water year beginning from the time when the precipitation exceeds the average evaporation losses. And beginning from the time when precipitation exceeds average evaporation losses, that is precipitation is greater than average evapotranspiration losses. Okay, means again our rainy season. So in India, June 1st is the beginning of water year, as it being the year 12 months, so definitely after 12 months, that is on the 31st of May, this year will end. So for India, June 1st is June 1st to May 31 is our water year, not a calendar year. In a water year, a complete cycle of climatic changes is expected. Hence, water budget will have the least amount of carry over. यानी वाटर बजट मेथड वगैरह हमने जो देखा, तो अगले साल के लिए ज्यादा पानी बचेगा नहीं कैरी ओवर.
अब धीरे धीरे समझते जाते हैं, अभी सिर्फ नाउ विथ दिस नॉलेज लेट अस मूव फर्दर, दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रीम्स, है ना। जो नदियां जो रहती है, नाले है, या जो भी स्ट्रीम्स है जिसमें से पानी बहता है बरसात का, है ना, एक एक वर्ड मैं बहुत इंपॉर्टेंट यूज करता हूं अपने डिस्कशन में, उसके तरफ ख्याल देना चाहिए। तो स्ट्रीम्स जो है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ द स्ट्रीम्स आर देयर फॉर आवर स्टडी। दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स: a study of the annual hydrographs of the streams helps us, enables us to classify the stream into three classes, three types: perennial, बारमाही बहने वाली नदी; intermittent, साल में कुछ पीरियड के लिए बहने वाली नदी; और इफॉर्मल, साल से साल में ज्यादा से ज्यादा खाली रहने वाली नदी, है ना। ऐसा भी होता है सिर्फ बारिश आई की बहती है, बाकी ड्राई। Three types of the rivers are there. We will learn one by one. Okay, let us move further. The first is the perennial stream. Again, it is shown here by certain images or photographs. On the left side, perennial river; central intermittent level stream; and the third is ephemeral. तीनों में यदि देखा आपने कहीं तो भी, if you concentrate there, there is a groundwater table shown by some hatched portion. So for the perennial stream, बारमाही जो बहती है, for that stream, the groundwater table is always above the riverbed level. I will again repeat. For the perennial stream, the groundwater table is above the riverbed or the stream bed level, है ना, दिख रहा है आपके यहाँ पे आगे, और हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में. For the intermittent stream, जो जिसमें बीच में पानी रहता है बरसात में, ठंड काले में वगैरह, the groundwater table is just touches the river bed level, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है. नदी की जो पातळी है, बॉटम लेवल, उसको ऑलमोस्ट इज फ्लशेस और इज अबव द ग्राउंड वाटर टेबल इज अबव. एंड द इफॉर्मल स्ट्रीम, जो सिर्फ बरसात में बहती है, ग्राउंड वाटर टेबल इज क्वाइट बिलो द रिवर बेड लेवल, है ना, जस्ट आपको समझने के लिए और कैसा आपने देखना चाहिए वो. So first is the perennial stream. Then on your right side of your screen, you can see a photograph of the perennial stream. In one is one which always carries some flow, जो 12 ही महीने जिसमें पानी रहता है. There is considerable amount of the groundwater flow throughout the year. ये नदी में 12 ही महीने बरसात का तो पानी आता ही है, लेकिन जब बरसात का नहीं आता है तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है, मैंने आपको समझाया था हाउ द ग्राउंड वाटर टेबल राइजेस अबव. सो दैट ग्राउंड वाटर टेबल, इफ इट कट्स द रिवर बेड लेवल, then that groundwater table supplies the water to the river or to that stream called as the perennial stream. Even during the dry seasons, the water table will be above the bed of the stream, है ना. आपके भी एरिया में ऐसा नदी नाला हो सकता है कि जिसको 12 महीने पानी रहे. पक्का समझ लीजिए आप कि वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर में है ना. डेफिनेटली आपके तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे तालाब है आपके एरिया में, तो ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ऊपर में अच्छा है, कहने का मतलब. नदियां भी है, डैम्स भी है, और बाकी भी हमारे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में भी है, सभी तरफ है, लेकिन वेस्टर्न विदर्भा में कम है, लेकिन आपकी तरफ ज्यादा है, ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विदर्भा. पेरेनियल स्ट्रीम का हाइड्रोग्राफ बताया है नीचे में. टाइम इन मंथ्स, है ना, 12 महीने का है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के. एंड द डिस्चार्ज, सो यू कैन सी दिस इज ए जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव और ए एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोग्राफ. यू कैन सी, या आप अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं कैसा भी, सिर्फ आपको उतना ही बताना है, नहीं तो आप बरसात में कम पानी दिखाएंगे.
In the month of 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, the discharge is more as compared to summer months. जनवरी से लेके तो जून तक के पानी कम रहेगा, लेकिन बाकी मंथ में पानी ज्यादा रहेगा. और स्पेसिफिकली in the rainy season the discharge will be more. So this can be seen through the hydrograph. So therefore in our earlier slide we have said that from the hydrograph we can decide whether the stream is perennial, whether it is intermittent, or whether it is ephemeral. ठीक है, perennial stream. Now the second is intermittent stream. Again, for your understanding, to the hydrograph is shown at the bottom, and some schematically it is shown intermittent stream. So it receives the water from the again groundwater table. Initially in the rainy season water is being supplied through the stream to the groundwater table. The groundwater table rises above, and as it touches the stream it supplies the water to the stream. So during the wet season or the rainy season, the water table is above the stream bed, and there is contribution of base flow to the stream flow. बेस फ्लो, ठीक है, हमने वो ग्राउंड वाटर फ्लो को क्या बोला था? बेस फ्लो, रन ऑफ, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द रन ऑफ. So there is a contribution of base flow to the stream flow. However, during dry season the water table drops to the level lower than the stream bed and the stream dries up. So this is again shown in this graph, हाइड्रोग्राफ एट द बॉटम. दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा महीना नदी पूरी सूखी है, नो वाटर इन द स्ट्रीम. एंड अगेन इन द रेनी सीजन एंड द विंटर देयर इज वाटर इन द स्ट्रीम दैट कैन बी सीन थ्रू दिस हाइड्रोग्राफ. Excepting for an occasional storm which can produce a short duration flow, the stream remains dry for most part of the dry months. सूखे जो मंथ रहते हैं उसमें यदि बारिश आई तो ही उस नदी में पानी दिखता है, बाकी वो नदी सूखी रहती है, जैसे आपके ये यहाँ फोटोग्राफ में आपको बताया गया है. नाउ द लास्ट इज द इफर्मल स्ट्रीम. ये स्ट्रीम में हर वक्त वाटर टेबल नदी के नीचे ही रहता है, और जब भी बरसात का पानी आता है तो नदी में का पानी एक तो इवेपोरेट हो जाता है या ये वाटर टेबल को जाता है. इट वेरी लेस वाटर फ्लोज थ्रू द स्ट्रीम. द हाइड्रोग्राफ इज शोन एट द बॉटम. So you can see in this hydrograph that there are only very some peaks are there of the discharges. No continuous discharge. For the whole of the year there is no water. So ephemeral stream does not have any base flow contribution. कोई वाटर टेबल कोई पानी नहीं देता है. The annual hydrograph of such a river shows series of short duration spikes, खिले, marking flash flows in response to storms. है ना, ये हाइड्रोग्राफ में ऐसे छोटे छोटे स्पाइक दिखते हैं हाइड्रोग्राफ के. ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में फोटोग्राफ बताया है इफर्मल स्ट्रीम का. द स्ट्रीम बिकम्स ड्राई सून आफ्टर द एंड ऑफ द स्टॉर्म फ्लो. बरसात का पानी बहना बंद हो गया कि ये नदी सूखी हो जाती है. टिपिकली एन इफर्मल स्ट्रीम डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड चैनल. ये नदी को जनरली कोई ऐसा चैनल नहीं रहता है नदी बह रही है करके. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन एरिड जोन्स आर ऑफ इफर्मल काइंड. है ना, जो हमारे सूखाग्रस्त इलाका जो है जहां बारिश बहुत कम आती है, जैसे डेजर्ट है, राजस्थान है, जहां बहुत कम है बारिश, तो ऐसे इसमें ऐसी नदियां जो रहती है वो इफर्मल टाइप की रहती है, जो बरसात में ही बहते हुए दिखती है, नहीं तो नदी है कि नहीं है कोई पता नहीं चलता है ना. ऐसा बोलते हैं कि हमारे भारत में शुरू में 3 बड़ी नदियां थी, गंगा, यमुना और सरस्वती. गंगा यमुना अभी एग्जिस्टिंग है, लेकिन सरस्वती ये राजस्थान में से बहती थी और बाद में फिर गुजरात में
इट वो जो कच्छ का इलाका है वहां पे वो समंदर को मिलती थी. बट ड्यू टू अगेन less and less rainfall was continued there, maybe some changes, atmospheric changes, hydrological changes, and slowly that part becomes arid. तो वो नदी अभी छुप गई है या जमीन के नीचे है, लेकिन यदि सैटेलाइट व्यू से देखा तो वो नदी आज भी दिखती है करके बोलते हैं. अपने को बहुत, आप लगे तो स्टडी करके उसके ऊपर एक आधा स्लाइड शो मुझे बता सकते हैं या क्लास को अपने बता सकते हैं. आप ले सकते हैं ये सब्जेक्ट, एक, वेदर द सरस्वती रिवर एग्जिस्ट और नॉट, है ना. आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन सर्च एंड गेट द टेक्निकल आंसर, नॉट द हिस्टोरिकल आंसर, या कोई पौराणिक नहीं चाहिए हमें. द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, देयरफॉर फ्रॉम ऑल दिस स्टडी वी कैन conclude that the flow characteristics of the stream, किसी नदी में से जो पानी बहता है, it depends upon the rainfall characteristics such as the magnitude, intensity, distribution according to time and space and its variability. बारिश के ऊपर डिपेंड है, कितनी जोरों की बारिश है, कितने समय बह रही है, आप गिर रही है, कितने एरिया पे स्प्रेडिंग है. कैचमेंट एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सॉइल, लैंड यूज, कवर, स्लोप, जियोलॉजी, शेप एक्सेट्रा, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स like the temperature, atmospheric pressure, vapor pressure, okay, wind, all this which results into the evaporation and transpiration. So we will move further with this discussion, and then we will reach to the discharge finding methods. The conclusion of all this study, up till now we have discussed about the runoff, the interrelationship of these factors, that is the seasonal variation of rainfall, is clearly reflected in the runoff. Therefore, we can conclude that the seasonal variation of rainfall, जैसे अभी हमारे यहाँ मानसून में होता है, जून से लेके तो सितंबर एंड तक के जो भी बारिश आती है, so that can be seen in the water flowing through our rivers. हमारे नदी में वो पानी दिखता है. So seasonal variation of rainfall is clearly seen or reflected in the runoff. High stream discharges occur, flood occurs during monsoon months, and low flow, which is essentially due to the base flow, is maintained during rest of the year, है ना. फ्लड आता है तो बरसात से आता है, और बाकी जब बरसात नहीं रहती तब भी नदी बहती है, तो वो बेस फ्लो से, या जिसको हम ग्राउंड वाटर रन ऑफ करके बोलते हैं, वहां से वो पानी नदी को मिलता है. द शेप ऑफ द स्ट्रीम हाइड्रोग्राफ, ये जो भी हाइड्रोग्राफ हमने देखा, एंड हेंस द पीक फ्लो is essentially controlled by the storm, by the rainfall, है ना. ये हाइड्रोग्राफ मैंने आपको समझा दिया था. इसका जो शेप है ये काय के ऊपर डिपेंड है, ये बरसात के ऊपर डिपेंड है ना. बरसात बढ़ेगी तो डिस्चार्ज बढ़ेगा. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेसिन, बेसिन का सरफेस कैसा है, एंड अगेन इवेपोट्रांसपिरेशन. दिस इज अनदर कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ from our past discussion. Again, the third, from this discussion, the annual runoff volume of a stream is mainly controlled by the annual rainfall, evapotranspiration, geology, and land use cover play an important role in creating infiltration and evapotranspiration. है ना. हमें कैसा है कि फ्रॉम स्मॉल वी हैव रीच टू लार्ज. पहले छोटा हमने सोचा कि बरसात के कारण रन ऑफ आता है, फिर जरा हमने वो हाइड्रोग्राफ का पढ़ा, एंड नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ द एनुअल डिस्चार्जेस, ओके, because we have to consider yearly discharge for a particular availability of water into that stream for our various purposes for which we are studying this subject. Now friends, we are moving to the very important part of our discussion, that is the measurement of discharge of the stream. हमारे सिलेबस में एरिया स्लोप एंड एरिया वेलोसिटी मेथड है. दोनों भी बहुत इजी है, और दे आर बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ द ज्योमेट्री
and the velocity, area, or that continuity equation you know very well in your fluid mechanics. That is area into velocity is discharge. है ना? A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3 is equal to Q or the discharge. If the discharge is same, A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to area into velocity. And you also know that with the reduction in area, velocity increases. With more area, the velocity decreases. है ना? थोड़ा सा रिवाइज कर दिया आपको. A stream or a river can be defined as the flow channel into which the surface runoff from a specified basin drains. What is stream? It is a flow channel in which the surface runoff from a specified basin, specific catchment area, drains or flows, and this discharge is measured in cubic meter per second, occurring at a specified time and constitutes a historical data occurring at a specified time and at a specified लोकेशन. है ना? यहाँ पे जैसे बताया है आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, ये एक नदी बताई है और यहाँ का एक क्रॉस सेक्शन बताया है जहाँ पे वेलोसिटी विड्थ वगैरह सब एरिया दिया है. तो एरिया यदि आपको मालूम हो गया और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया डिस्चार्ज, यानी हमारी एरिया वेलोसिटी मेथड. थोड़े कैलकुलेशन और डिटेल में कैसे पढ़ते हैं हम आगे में, बट इट इज वेरी इजी. So stream flow represents runoff. Stream flow measurement techniques are classified into two categories, direct determination and indirect determination. ये जो स्ट्रीम फ्लो नदी में का जो फ्लो है ये निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड है, एक डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है, एक इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन है. डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो डिस्चार्जेस, area velocity method, dilution techniques, electromagnetic method, ultrasonic method. These are the direct determination methods. Indirect determination, hydraulic structures such as the weirs, plumes and the gated structures and the slope area method. है ना? ये तो आप सब पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, है ना? शार्प क्रेस्टेड वियर, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर्स एक्सेट्रा, फ्लूम्स, some structures, rectangular notches etc, सर्कुलर फ्यूम्स वगैरह आप पढ़ रहे होगे कहीं तो भी फ्लूइड मैकेनिक्स में या हाइड्रोलिक्स में या होगा आपको अगले सेमेस्टर में. सो दीज आर द इनडायरेक्ट मेथड्स. Continuous measurement of the stream discharge very difficult, hence two-step procedure is found of area slope method and for the area velocity for the discharge in the given stream is related. Now the stage method we will try to understand. Stage means depth. पहले क्या करते हैं, किसी नदी में का जो या ना किसी स्ट्रीम में का जो डिस्चार्ज है, ये दैट डिस्चार्ज इज ऑलवेज डिपेंडेंट with related to the cross sectional area, that is with reference to or it is related to depth of water. है ना? कम डेप्थ कम डिस्चार्ज, ज्यादा डेप्थ ज्यादा डिस्चार्ज, है ना? पानी की डेप्थ. So discharge is related to the elevation of water surface or the depth. It is called as the stage in our hydrology or in fluid mechanics. So the depth of water or the elevation of the water surface or the stage shows the discharge. ज्यादा डेप्थ ज्यादा वाटर लेवल ऊपर में है तो ज्यादा डिस्चार्ज. एंड दिस कैन बी वर्कड आउट थ्रू सीरीज ऑफ केयरफुल मेजरमेंट्स. यानी यदि हमने एक आधे जगह पे जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को बैठा के रख दिया वहां पे और नदी के बॉटम से क्या क्या डेप्थ पे कितना कितना डिस्चार्ज है, 1 मीटर पे कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, 4 पे कितना है, ऐसे किसी इक्विपमेंट से गिना तो वी कैन प्लॉट ए ग्राफ दैट इज कॉल्ड एज ए स्टेज डिस्चार्ज ग्राफ. यानी डेप्थ अगेंस्ट डिस्चार्ज और डेप्थ अगेंस्ट डिस्चार्ज. 1 मीटर डेप्थ है तो 10 क्यूमेक्स डिस्चार्ज है, 2 मीटर डेप्थ है तो 20 क्यूमेक्स है. ठीक है, जस्ट ये एक स्टडी हमें काम आता है. इन द नेक्स्ट स्टेप द स्टेज ऑफ द स्ट्रीम इज ऑब्जर्व्ड routinely
in a relatively inexpensive manner, and the discharge is estimated by using the previously determined stage discharge relationship. ठीक है, ये स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप हमने एक बार एस्टेब्लिश किया किसी पर्टिकुलर स्पॉट के लिए, किसी पर्टिकुलर नदी के लिए, तो हम जगह पे बैठे बैठे आज इतना पानी है नदी में, ये लेवल में आया, इसका मतलब इसमें इतना डिस्चार्ज है। ठीक है, फिर से यही आपको एक लार्जर इस पे बताया है। दिस इज ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, एट दिस क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड, दिस क्रॉस सेक्शन कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, और हम आगे में पढ़ेंगे वेरियस पार्ट्स। अभी सिर्फ आप विजुअलाइज करने के लिए ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देर आर सर्टन इक्विपमेंट्स आल्सो टू मेजर द डिस्चार्ज। Measurement of the measurement, we have seen the two methods, that is the flow area and flow velocity. There are some equipments, they are called as the floats, suitable for straight channel, float करके है, velocity is equal to length of float, यानी एक आधा बॉल जो नदी के पानी के ऊपर तैरता है, उसको यदि हमने एक फोटोग्राफ देखेंगे आगे में, हम विद इन सर्टन लेंथ यदि एक तरफ से बॉल हम छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ उसको रिसीव करते हैं, उसको कितना समय लगा, and that distance between them, that is length divided by time, will give you the velocity. Velocity multiplied by cross sectional area at various stages will give you the discharge, है ना, velocity into area is discharge, and the area at various depths for that typical location can be found out by survey, by surveying, है ना, वो नदी का क्रॉस सेक्शन हम प्लॉट कर सकते हैं। एक इक्विपमेंट है पिटॉट ट्यूब, शायद आपको इस सेमिस्टर में होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में जरूर होगा, यदि फ्लूइड मैकेनिक्स है तो पार्ट 1 या पार्ट 2 में। तो ये पिटॉट ट्यूब का यूज करके हम डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, या आप जो पढ़ाता है आपको उसको जरूर पूछिए, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्चार्ज और द वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ द पिटॉट ट्यूब। एल टाइप की ट्यूब रहती है वो। करंट मीटर्स आर देयर, वी विल सी, कुछ न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं बाद में। करंट मीटर्स, ये करंट मीटर को कप और प्रोपेलर रहते हैं, वो प्रोपेलर घूमते हैं, एंड दिस कप्स आल्सो रोटेट। वी फाइंड द वेलोसिटी इज इक्वल टू a plus b into n are the number of rotations, velocity is found out, so velocity multiplied by area will give you the discharge. A is the starting velocity to come overcome mechanical friction, ये constant रहती है। P is equipment calibration constant and n is revolutions per second, ये n हमने गिनना है सिर्फ कुछ इक्विपमेंट के माध्यम से, तो we can find out the velocity. So this is the first is the float method, you can say two persons are standing at the two known distance, between the two known distance, a ball or a float is left into that flowing water, और वो कितने समय में उसने उतना डिस्टेंस कैरी किया वो समय नोट किया, the distance divided by time will give you the velocity. Okay, this is very simple method, float method. These are the current method meters, है ना, आप आपके YouTube पे भी देख सकते हैं करंट मीटर को कैसे यूज किया जाए। तो ये करंट मीटर्स आर पुट into the flowing water along the direction of the flow, and this is that bottom part of that meter which is called as the vane, and at the top is rotating curves are there. So this keeps stable in the direction of the flow, and this rotates, and these rotations are measured. ठीक है, ये जैसे प्रैक्टिकली कैसे करंट मीटर यूज करते हो बताया यहाँ पे आपको दिखेगा on the left and right side of your screen in the photograph. It is, these are kept into the flowing water. And the very important we will be learning today, or at the last just we will discuss, and in our next lecture we will start with this area velocity method and some numerical based on that. And the next is that slope velocity method or velocity slope method, that also we will learn.
So in this method, area velocity method is a very very simple method. For a particular cross section of the stream, we what, with the help of this method, what we do, we find out the discharge or the runoff in a stream, in a river, at a particular location. So we should know the cross section of that stream or the river at that location, so that we can find out the cross sectional area. And if we know the average velocity थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, है ना, ये जो स्ट्रीम है, ये नदी के क्रॉस सेक्शन में हर जगह पे वेलोसिटी सरी की रहेगी क्या? सरफेस जैसे दो बैंक्स में वेलोसिटी कम रहेगी, नदी के बीच में वेलोसिटी ज्यादा रहती है ना, डेप्थ ज्यादा रहती है, वेलोसिटी मोर at the two banks. As the depth is less, friction is more, so velocity is less. So if we know the average velocity along this cross section, and if we know all the cross sectional area, then the area into velocity will give us the discharge. Velocity can be found out with various methods, like the float method, like that uh, velocity measuring equipment, Vane and the cup method, etc. Okay, so velocity is known, or any other method. There are again numerous methods are there, and the area is known. We can find out. So this is a simple area velocity method. Consists of measuring the area of cross section of the river at a particular section, called the gauging site. Gauge करना, गिनने की site, and measuring the velocity of flow through the cross sectional area. The gauging site must be selected with flowing criteria in mind. गेजिंग साइट हम कहाँ सिलेक्ट करेंगे? जनरली जहां हमें स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है, या जहां का फ्लो में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. द स्ट्रीम शुड हैव अ वेल डिफाइंड क्रॉस सेक्शन. इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल. द साइट शुड बी इन ए स्ट्रेट और स्टेबल रिच. द गेजिंग साइट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक वाटर इफेक्ट इन द चैनल. एखादे बार एखादा डैम वगैरह है, तो बैक वाटर नहीं, उसमें पानी बहते रहना चाहिए, कहने का मतलब. At the selected site, the section is marked off by the permanent survey marking, and the cross section determined. The depth at various locations are measured by sounding rods, sounding weights, electrostatic equipments, echo depth recorder, or with the help of the tape and the staff also. है ना, आपका सर्वे का जो स्टाफ रहता है ना, बहुत डीप है नदी, तो आपको ये इको डेप्थ रिकॉर्डर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एकॉस्टिक इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो आज आज हम यहाँ रुकते हैं. वी विल डिस्कस दिस एरिया वेलोसिटी मेथड and the numerical based on this area velocity in our next lecture, as well as the method called as the slope area method, that also we will discuss in our next lecture. Okay.